हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हालांकि आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, कल एक नया सिलेबस आया यूपी बोर्ड का। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस को 30% कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कोविड-19 बीमारी की वजह से, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 द सिलेबस was reduced by 30%। 30% डिलीट वो कर दिया गया है, आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आज हम लोग सबसे पहले देख लें सिलेबस है क्या। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो हो सकता है आप में से कई सारे क्या करें, उस सिलेबस है भी नहीं उसको भी पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आज मेनली हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। अगर हाई स्कूल का सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो आपको एक लिमिटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, बहुत सारा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे तो आपको क्या होगी, दिक्कत महसूस होगी। और आप मान लीजिए दिक्कत नहीं महसूस होती है, आपने पूरा पढ़ लिया और जो आपके फ़ायदेमंद है ही नहीं, बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाना है ही नहीं, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करने के लिए आए हैं कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, क्या नहीं ऐड हुआ है, तो क्या रिड्यूस हुआ है, क्या घट गया है। तो वही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 के। तो मेनली हम लोग आज किसका डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। किस क्लास का? 10th क्लास का। ये मेरे कहने का भावार्थ है, अर्थ है। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ डालें जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो एक बेकार की चीज़ें हो जाती हैं जो आप पढ़ लेते हैं। इसलिए सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को जो नहीं जानते हैं सिलेबस देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर कुछ डाउट रहे तो उस पर कमेंट करें। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं 10th के सिलेबस का। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि कोई भी टीचर ये सब नहीं पढ़ाता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको सिलेबस पर पहले ध्यान देंगे कि कितना सिलेबस है, कितने नंबर का पूछा जाना है। तो उससे आप क्या होगा, एक स्ट्रेटजी बनेगी। जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैंने पहले दिन बता दिया था कि हार्डवर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, हार्डवर्क के साथ साथ आपके पास स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क वही कर सकते हैं जिनके पास स्ट्रेटजी हो, और स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको। तो हार्डवर्क आपको करना है, स्मार्ट वर्क मैं बताऊंगा हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। अगर से स्मार्ट वर्क करें तो ठीक है, वो हम लोग देखेंगे स्मार्ट वर्क। तो आज मेनली हम लोग क्लास 10 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के सिलेबस में मैंने लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा ये आया है कि ये इतना सिलेबस होगा। मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी का। सबसे पहले हिंदी देखते हैं, हिंदी में क्या क्या पूछा जाना है, गद्य में से क्या क्या आएगा, पद्य में से क्या क्या आएगा, और ये सब चीज़ें देखनी है हम लोगों को। तो ये पहली बात करते हैं जनरल हिंदी पर। ठीक है, तो गद्य में आपका मित्रता चैप्टर है पहला नंबर, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ सिलेबस क्या क्या है, तो इसको आप पहले जो भी हिंदी की पुरानी बुक है आपके पास उसको उठा लीजिएगा और उससे मिलाइएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, और उस पर टिक लगाते चले जाइए। क्योंकि यहाँ बोर्ड में लिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा, बोर्ड में लिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप क्या करिए, किताब उठाइए। जैसे हिंदी का सिलेबस बता रहा हूँ क्लास 10 का, तो हिंदी की किताब उठाइए, जो भी आपके पास किताब है, पुरानी 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, और जितनी भी पुरानी किताब है उसको उठा लीजिए। उसमें ज़रूर ये चैप्टर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले गद्य खोलिएगा, जिसमें मित्रता पहला चैप्टर ऐड किया गया है, या पहले से ही था, इसको हटाया नहीं गया है। मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति, और चौथा अजंता। यानी गद्य में टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। एक बार फिर से सुनिएगा, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। मित्रता को लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, ममता को लिखा है किसने, जयशंकर प्रसाद ने, भारतीय संस्कृति को लिखा गया है किसने, राजेंद्र प्रसाद ने, और अजंता भगवत शरण अग्रवाल ने लिखा है। तो ये 4 चैप्टर हैं गद्य में आपके, जो 30% रिड्यूस करने के बाद ये 4 चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, पद्य में सुन लीजिए, सूरदास
तुलसीदास, सूरदास का पद है। तुलसीदास का धनुषभंग और वनपथ पर है। रसखान, रसखान का आपका सवैया है और कवित्त है। बिहारी लाल, बिहारी लाल का है भक्ति नीति। राम नरेश त्रिपाठी का है स्वदेश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त का है भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह। महादेवी वर्मा जी का है हिमालय से। और सुमित्रा नंदन पंत साहब का है चीटी। और माखनलाल चतुर्वेदी साहब का है पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी साहब का है झांसी की रानी समाधि पर। और अशोक वाजपेयी का है भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है। और श्याम नारायण पांडे साहब का है हल्दी घाटी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप टिक करिएगा किताब खोलकर। ये सिलेबस मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, आप किताब खोल लीजिएगा हिंदी की क्लास 10th की, उसके बाद उसको टिक करते जाइएगा। पहला सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुषभंग वनपथ पर, और रसखान का सवैया कवित्त, बिहारी लाल का भक्ति नीत, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह, महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत का चीटी से, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुभद्रा कुमारी झांसी की रानी समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। ठीक है। और संस्कृत में देख लीजिएगा, उसमें जो संस्कृत भाषा होती है उसमें देख लीजिएगा वाराणसी, पहला चैप्टर वाराणसी, दूसरा चंद्रशेखर आजादा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद वाला, सॉरी चंद्रशेखर आजाद। और सटो अध्याय और भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरूढ़ स्वतकेतु संवाद। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, वाराणसी, चंद्रशेखर आजाद और षष्ठो अध्याय भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते और आरूढ़ स्वतकेतु संवाद। ठीक है। अच्छा, ये सिलेबस हो गया आपका। और इसमें से आपको याद रखना है, जो गद्य से कुछ इतिहास पूछा जाता है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, उसमें से कौन कौन से युग आएंगे? 2 युग हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। किसमें? गद्य में। गद्य, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में से 2 युग में से पूछा जाएगा, एक होगा शुक्ल युग, एक होगा शुक्लोत्तर युग। नहीं समझे? हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास जो 5 नंबर का आता है, उसमें आपसे 2 युग से पूछा जाएगा, एक शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग। भाषण में। और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से जो 5 नंबर का आता है, वहाँ से पूछा जाएगा आपको रीतिकाल और आधुनिक काल से। कहाँ से? रीतिकाल और आधुनिक काल से। ठीक है। अच्छा, बाकी अब सर व्याकरण का क्या चैप्टर होगा? सर व्याकरण का रस, छंद और अलंकार तो सेम रहेंगे, 2 2 4 तो 6 नंबर के आएंगे। ठीक है। रस कौन कौन से होंगे जरा देख लीजिए। रस आपके होंगे हास्य, करुण, हास्य रस और करुण रस। अलंकार कौन कौन से होंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है। छंद, सोरठा और रोला। भाषण में रस कौन कौन से होंगे? हास्य रस, करुण रस। अलंकार कौन कौन से होंगे? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। छंद कौन कौन से होंगे? छंद, सोरठा और रोला। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, धातु रूप में जो धातु रूप पूछे जाते हैं ना, लट लोट लकार वाले, वही धातु रूप में आपसे पूछा जाएगा लट, लोट और लट। लट, लोट और लट, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, धातु रूप से पूछा जाएगा लट, लोट और लट। लट, लोट और लट। ठीक है। इसमें से क्या हटा दिया गया है? इसमें से हटा दिया गया है द्रत और कष्ट। ठीक है। आगे देखते हैं शब्द रूप। शब्द रूप में क्या आएगा? जैसे कि आप राम, रामो, रामा पढ़ते थे, उन्हीं को। तो शब्द रूप में आपको फल का पढ़ना है, मति का पढ़ना है, मधु का पढ़ना है और नदी पढ़ना है। किसका किसका? फल, मति, मधु और नदी। बात समझ में? अच्छा, निबंध संग्रह देख लेते हैं। निबंध संग्रह में कौन कौन सा पढ़ना है? वैज्ञानिक आविष्कार, जो भी सामाजिक निबंध, अरे निबंध जो लिखते नहीं, यहाँ 6 नंबर का आता है निबंध, है ना? निबंध जानते हैं ना? वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जनसंख्या,
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात। ठीक है, तो ये आपका हाई स्कूल का हिंदी का सिलेबस हुआ। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से नीचे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा ज़रूर। अच्छा ठीक है, अब हम क्लास 10th का ही क्या देखते हैं हम लोग, क्लास 10th का इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश पोर्शन में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में ज़रा देख लीजिएगा, इंग्लिश क्लास 10th के जो प्रोज में है वो प्रायः 4 चैप्टर हैं, मेनली 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? द इंचेंटेड पुल पहला चैप्टर, दूसरा अ लेटर टू गॉड। क्या करिएगा, इंग्लिश की बुक खोल लीजिएगा। अब क्या करें, क्या कहते हैं, अब इंग्लिश की बुक खोल लीजिएगा। अब उसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको टिक करते चले जाइए चैप्टर। पहला द इंचेंटेड पुल, दूसरा अ लेटर टू गॉड, तीसरा द गंगा एंड चौथा है आपका सोक्रेटिस जिसे सुकरात कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोज में है। पोइट्री में देख लेते हैं, पोइट्री में द फाउंटेन, दूसरा द पाम ऑफ लाइफ और तीसरा है द विलेज सॉन्ग। यानी कि 4 चैप्टर प्रोज से, 3 चैप्टर पोइट्री से। सप्लीमेंट्री में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एक चैप्टर, और एक चैप्टर और है इसमें द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यानी कि 2 चैप्टर यहाँ से, 4 चैप्टर प्रोज से, 3 चैप्टर सप्लीमेंट्री से। तो 4, 3, 7 दोनों चैप्टर टोटल पढ़ने हैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, इंग्लिश भाषा में। तो मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश क्लास 10th का द इंचेंटेड पुल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस, द फाउंटेन, द पाम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। बात समझ रहे हैं ना? प्रोज से 4 चैप्टर, द इंचेंटेड पुल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस। पोइट्री से द फाउंटेन, द पाम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। एंड सप्लीमेंट्री से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस जो एडिशन वाला चैप्टर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो विक्रमादित्य वाला चैप्टर है। 2 चैप्टर। बात समझ में? बाकी सब क्या, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है। आगे देखते हैं। हम लोग इंग्लिश का पढ़ चुके हैं, इंग्लिश का सिलेबस देख चुके हैं, अब हम लोग मैथ पे आते हैं या साइंस। पहले मैथ देख लेते हैं। ठीक है, तो मैथ में क्या करना है आपको, मैथ का सिलेबस जो है, मैथ के सिलेबस में मैं पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका रियल नंबर्स तो है ही, वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर। अब मैथ की बुक खोल लीजिए। अब क्या करिए, मैथ की बुक जो भी हो आपके पास वो खोल लीजिए। जो उसमें आपका पहला चैप्टर होगा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होगा वो आएगा। दूसरा उसमें बीजगणित होगा, तो बीजगणित वाला चैप्टर हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है? बीजगणित वाला चैप्टर हटा दिया गया है। अरे समझे भैया, पहले बुक खोल लो तभी समझ में आएगा। पहले बुक खोल लियो फिर समझ में आई। ठीक है, तो बुक खोल लीजिए एक बार, उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो बीजगणित को हटा दिया गया है। उसमें क्या क्या हटाएगा ये मैं बता देता हूँ। बहुपद के शून्यांक हटा दिया गया है, और द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध जो हुआ करता था उसको भी हटा दिया गया है। और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन जो थ्योरम आती थी उसको भी हटा दिया गया। यानी बीजगणित को पूरी तरीके से हटा दिया गया। बीजगणित में जो बहुपद है उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, और द्विघात समीकरण को लगभग उसमें से कुछ शॉर्ट किया गया है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ करती थी उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। 2018 में ऐड किया गया था, 2020 में हटा दिया गया। ये आप लोग लकी हैं। ठीक है, देखिए ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट गोल्डन, इट इज़ प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, गोल्डन से भी ऊपर ये प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी। कैसे? देखिए जुलाई से वैसे भी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चे, और जुलाई में ही आपका 30% सिलेबस कम हो गया। तो ये तो आपके लिए प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी। आप परसेंटेज को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, सोचिए आप एक बार। इस बात को जरूर गहन अध्ययन से सोचिएगा, गहन विचार से सोचिएगा इसको कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हल्के में न लीजिएगा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, इस बात की गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हटा दिया गया है, और यहाँ पर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरे तरीके से हटा दिया गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही चैप्टर में। मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या हटा दिया गया है मैथ में। जो हटा दिया गया होगा उसको आप हटा दीजिएगा, बाकी तो सिलेबस में है ही, मैं पढ़ाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। जो सर्कल हुआ करता था, सर्कल से जो टेंजेंट लाइन हुआ करती थी उनको हटा दिया गया। स्पर्श रेखाएं जो हुआ करती थी उनको हटा दिया गया। ठीक है, और
ट्रिग्नोमेट्री नहीं हटाई गई। ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस वाले थ्योरम पर बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस वाले थ्योरम पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस तो है ही। और यहाँ से एक चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी का बनता था, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते थे, प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायिकता कहते हैं। मैंने उस दिन डिस्कशन किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चीज़ के होने की संभावना और न होने की संभावना, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हटा दिया गया है। और ये है आपका मैथ का सिलेबस। नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स हैं उनको रखा गया है। उसके बाद जो अलजेब्रा का चैप्टर आता है जिसमें आपका पॉलिनोमियल मतलब बहुपद को हटा दिया गया है। उसके बाद समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको हटा दिया गया है। अच्छा, सर्कल में जो टेंजेंट लाइन हुआ करती थी उनको हटा दिया गया, यानी सर्कल पूरे तरीके से हटा दिया गया। उसके बाद एक चैप्टर और है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसको भी हटा दिया गया। बात समझिए, बाकी जितने भी चैप्टर हैं मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आया? ठीक। अच्छा, साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में ज़रा देखते क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया। देखिए, साइंस में कई चैप्टर हटा दिए गए आपके लिए। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। पहले आपके चैप्टर में जो केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु हटा दिया गया। धातु एवं अधातु उसको हटा दिया गया, ठीक है। धातु अधातु में क्या हटाया गया? धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म जो उनकी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी उनको हटा दिया गया। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, आयनिक यौगिक जो हुआ करते थे उनको हटा दिया गया। तो धातु एवं अधातु में ये दो चीज़ें हटा दी गई। तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन न लीजिए, पर सिलेबस जान लीजिए क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया जाना है और बोर्ड में क्या पूछा जाना है। ये सिलेबस आपको पता होगा तो आप अच्छे से मार्क स्कोर कर पाएंगे। बात समझ में आई? सिलेबस डिस्कशन कोई नहीं करता है, मेरे बालक, मेरे बच्चे, कोई डिस्कशन नहीं करता है। तो इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि सर हमारे सिलेबस में क्या आना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना। आपको पता ही नहीं कि क्या सिलेबस में आएगा तो आप पढ़ेंगे क्या? आप बहुत सारी बेकार सी चीज़ें पढ़ लेंगे जो बोर्ड में जिसका मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ पढ़िए जो रिलेवेंट हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए। तो धातु एवं अधातु। हाँ, और एक बात मैं और बता दूँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग क्लास में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। समझ रहे हैं? इतने अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, इतने अच्छे से आप भी जानते हैं पढ़ाता हूँ मैं, और इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा, चाहे मेरा सिलेबस देर में ही क्यों ना ख़त्म हो, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए, ठीक है। धातु एवं अधातु में से मैंने बताया कि धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म हटा दिया गया है। साइंस की बात कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म उसमें हटा दिया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में से एक चीज़ ये हटा दी गई है, वर्गीकरण की आवश्यकता। और डोबे राइनर का जो त्रिक नियम हुआ करता था, न्यूलैंड का अष्टक नियम हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हटा दिया गया। जंतुओं तथा बायोलॉजी में आते हैं, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और अब आते हैं किस पर? फिजिक्स में क्या हटाया गया है? जो एक ये होती है सीरीज, समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी, और एक और होती है पैरेलल, और ये एक और होती है जिसका नाम होता है, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में नाम नहीं याद आ रहा उसका। समांतर सीरीज, एक समांतर श्रेणी होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है, सीरीज होती है शायद, पैरेलल सीरीज, ठीक है। हाँ, एक पैरेलल होती है, एक सीरीज होती है, यानी कि एक श्रेणी होती है, एक समांतर वो होती है। तो उसमें क्या देखना है आपको, जैसे कि ये होता है फार्मूला उसका, इसका ड्राइव करना होता था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/... ऐसे करके, एक ऐसे ये इस पर आधारित होती है प्रतिरोध पर। r बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये समांतर और श्रेणी में हुआ करते थे, इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, इनके अनुप्रयोग को, इनके उपयोग को, ठीक है। दैनिक जीवन में इनका उपयोग हटा दिया गया। हालांकि मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्या पढ़ना है आपको ये जानना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारा पर्यावरण जो हुआ करता था, जो एनवायरमेंटल में आता था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसको हटा दिया गया है। तो आप याद रखिए। और फिजिक्स में एक चीज़ और हटा दी गई है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ। एक दिष्ट धारा होती है जिससे प्रत्यावर्ती धारा बनाई जाती है, उससे क्या प्रॉफिट है, उनको हटा दिया गया है। और घरेलू विद्युत परिपथ, जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उनको हटा दिया गया है, बात जैसे फ्यूज वगैरह, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। समझ पाए साइंस में क्या ऐड है क्या नहीं। इसको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर समझाऊंगा। तो आपको मैंने बता दिया, हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, मैथ का बता दिया और साइंस का बता दिया, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें शायद संस्कृत का बच गया, तो संस्कृत का मैं बता देता हूँ। संस्कृत का मैं बता देता हूँ। अच्छा, अभी संस्कृत का बचा हुआ है और उसका भी बचा हुआ है, 4 सब्जेक्ट बताए हैं। अभी बचा हुआ है इतिहास, भूगोल, जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है उसको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से पूछा जाना है। तो सामाजिक विज्ञान में किताब खोल लीजिएगा और टिक लगाते चले जाइएगा। पहला जो इतिहास है, सबसे पहले जो खोलेंगे इतिहास मिलेगा आपको, तो उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लिखा होगा। तो यूरोप का राष्ट्रवाद के उदय में लिख लीजिए 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला चैप्टर। जोसेफ मेजिनी आदि के विचार। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। ये 3 चीज़ें पूछी जानी है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद भारत में राष्ट्र, पता है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सामाजिक विज्ञान का पहला पोर्शन इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। सोशल साइंस के हिस्ट्री में क्या पूछा जाना है, क्या सिलेबस में है, वही मैं बता रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो उसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेजिनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। दूसरा जो उसमें टॉपिक है मेन, भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का समय या प्रभाव, ठीक है, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के विषय में चर्चा, नमक सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया गया, जन जातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन जो किसान द्वारा आंदोलन किए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे गांधी जी ने शुरू किया था, सामूहिक अपनत्व की भावना, अपने अंदर अपनत्व की भावना जो है सामूहिक रूप से उसका। तो ये आपके इतिहास में 2 चीज़ें पूछी जानी, कौन कौन सी? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ये मैंने बता दिया। पहले वाले में 3 टॉपिक थे, दूसरे वाले में 5 टॉपिक थे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं समाज की। खंड खा या खंड 2 में जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक वाला चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, उसमें से क्या पूछा जाएगा? उसमें से पूछा जाएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि जो पूरे तरीके से विश्व का बना, पूर्व आधुनिक विश्व, पहले विश्व कैसा था, 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 तक विश्व की क्या इकोनॉमिकल कंडीशन थी, विश्व आर्थिक व्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं मेनली इसमें। भूमंडलीकृत में विश्व का बनना, तो पूरी तरीके से विश्व कैसे बना, उस वाले में। उसके बाद इसमें है, आगे देख लेते हैं, ये हो गया आपका भूगोल। देख लेते हैं संसाधन, 1 मिनट रुकिएगा। 2 हमने अर्थव्यवस्था देख लिया, इतिहास देख लिया। अब हम देखेंगे हम लोग क्या, भूगोल देख लेंगे। हम लोग क्या देख लेंगे, भूगोल देख लेते हैं। अच्छा, भूगोल में क्या क्या पूछा जाना है? संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। किताब खोल लीजिएगा तभी समझ में आएगा, जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय,
मानवीय और संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन, एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण और भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भू क्षरण तथा संरक्षण के उपाय, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, ये सब भूगोल के अंतर्गत हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में आप देखिएगा, इसी में आपका एक चैप्टर और बचता है नागरिक शास्त्र का। कौन सा? नागरिक शास्त्र का। अच्छा, नागरिक शास्त्र में क्या पूछा जाना है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नागरिक शास्त्र में आपको सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, ये चीज़ें आपको पूछी जानी है। बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। लेकिन किताब खोल लीजिएगा, उसके बाद सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ टिक करते चले जाइएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर आपको किसी और भी, अभी 12th का भी बनाना है वीडियो, 12th वाले जैसे समझदार हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो 12th वाले के लिए तो नहीं बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा अभी एडल्ट नहीं है, इस वजह से आप लोगों के लिए मैंने बना लिया स्पेशल वीडियो। तो आप इसको शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें कि हमें सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ। अच्छा लगा सेशन तो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बाय, जय हिंद।